Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So today we are going to learn class 8 science chapter 12 that is friction. Okay. So इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, 11th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फोर्स एंड प्रेशर. उसमें भी कुछ पार्ट, बहुत कम पार्ट आया था फ्रिक्शन का, लेकिन इसमें पूरे अच्छे से फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या है. तो फ्रिक्शन सबसे पहले बताती हूँ कि फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है. ठीक है, जो कि हम जिधर मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है. तो चलो देखते हैं और फ्रिक्शन होता क्या है अच्छे से समझते हैं इस चैप्टर में. चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. ठीक है, जब आप बाईसाइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते हैं, सब लोग चलाते ही होंगे. तो साइकिल जब चलाते हो आपको रुकना होता है तो आप क्या करते हो, या तो ब्रेक लगाते हो तभी रुकता है ना. या फिर अगर हम पैडल मारना छोड़ देते हैं साइकिल का तो फिर क्या होता है, साइकिल रुक जाता है. रुक क्या जाएगा, अगर हम छोड़ के उस बैठे रहें तो गिर भी जाते हैं, ऐसा होता है ना. मान लो कि आपने बॉल फेंका तो कुछ टाइम के बाद वो लुढ़कते लुढ़कते स्टॉप हो जाता है. ऐसा होता है कि वो बहुत दूर तक लुढ़कते रह जाता है बिना रुके, नहीं ना, कुछ दूर जाता है फिर रुक जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, रुक कैसे जाता है कोई भी चीज़, चलते हुए जब रहता है, मूवमेंट में रहता है तो रुक क्यों जाता है, स्टॉप क्यों हो जाता है, यही समझना है इस चैप्टर में कैसे रुकता है. ठीक है, एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, एक ही लड़का है, दो पोजीशन दिखाया गया है. जैसे वो दौड़ के उधर से आ रहा था, छिलका गिला हुआ था, किसका, पील है, केला का बनाना पील गिरा हुआ था रोड पे. तो उसका पैर पड़ा और वो फिसल करके गिर जाता है ना. हम बदमाशी भी करते थे बचपन में, ऐसे आपने भी किया होगा. मजाक करने के लिए क्या करते थे कि केला खा करके छिलका को, बनाना के छिलका को फेंक देते थे, और ताकि उस पर किसी का पैर जाए और फिसल कर गिर जाए, है ना. तो क्यों फिसल जाते हैं लोग, स्लिप क्यों कर जाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है. सो इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे और समझते हैं. कुछ एक्टिविटी दिया हुआ, एक्टिविटी समझ लेते हैं. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो मतलब फ्रिक्शन जो होता है उसका फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है. जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, देखो 12 यहाँ पे बुक रखा हुआ है, दिख रहा है आपको डायग्राम में, बुक रखा हुआ है. अब बुक पहले यहाँ पे था, ये जो दिख रहा है आपको हाथ से, यहाँ पे इसे पुश किया जा रहा है. ठीक है, धक्का दिया गया आगे की तरफ. तो धक्का जब दिया गया तो ऐसा थोड़ी बुक जो है वो आगे की तरफ मूव करते ही रह गया, ऐसा तो नहीं होता है. कुछ दूर जा कर के वो स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे जा कर के वो रुक गया, है ना. ऐसे ही सेकेंड डायग्राम में भी देखो, बी में अब अपोजिट डायरेक्शन से उसे पुश किया जा रहा है. यहाँ पे देखो पुश कर रहा है, यहाँ पे था बुक, पुश करने के बाद जब छोड़ दिया गया तो कुछ देर के बाद यहाँ पर आकर के वो रुक गया. बस कुछ ही दूर तक वो डिस्टेंस कवर करता है फिर रुक जाता है, ऐसा तो नहीं है आगे बढ़ता ही रहता है. ऐसा होता है क्या, नहीं होता है. तो ऐसा क्यों होता है, रुक क्यों जाता है बुक, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो बुक स्टॉप क्यों हो जाता है, रुक क्यों जाता है. तो यही समझना है हमें. देखो, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल. फ्रिक्शन क्या करता है, एक ऐसा फोर्स होता है फ्रिक्शन जो हम जिधर मूवमेंट कर रहे हैं, हम जिधर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक और फोर्स खुद लग रहा होता है, दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमारे लगाए हुए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, याद रखना. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स. ओके, और वो लगता कहाँ पे, सर देखो ये है हमारा बुक, ये बुक है हमारा, और नीचे टेबल था, टेबल है नीचे, ऊपर बुक है, दोनों के बीच का जो सरफेस है वहीं पर दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं. इधर से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है इस साइड से, और हम क्या लगा रहे होते हैं, हम अपनी साइड से फोर्स लगा रहे होते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. ओके, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट साइड से जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द राइट. जब हम इधर से फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन इधर से आ रहा था, और जब हम इधर से फोर्स लगा रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से लग रहा होता है, हमेशा अपोजिट में. ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स हम अपने साइड से अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हमेशा रोक रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन से, कौन, फ्रिक्शन फोर्स. इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल. मैंने बताया सरफेस ऑफ द बुक, मान लो कि ये टेबल है और यहाँ पे बुक रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो ये जगह है यहाँ पे अप्लाई होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सर्फेसेज. तो सारे सर्फेसेस के लिए क्या फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या सारे सर्फेसेस के लिए सेम लगता है. सारे सर्फेस का मतलब कोई सर्फेस स्मूथ होता है, कोई सर्फेस रफ होता है. ठीक है, जैसे कि मार्बल पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है. ठीक है, और वही अगर रोड पे जो हम चलते हैं तो रोड थोड़ा रफ सरफेस होता है रोड का. तो क्या सारे सरफेस पे सेम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है या फिर नहीं, ये हमें समझना है. तो चलो देखते हैं. तो मैं बता देती हूँ, नहीं,
जो सरफेस बहुत ज़्यादा स्लीपी है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और जो सरफेस रफ होता है वहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स जो है ज़्यादा लगता है। इसीलिए जब हम वेट ज़मीन पे, फ्लोर पे, खासकर टाइल्स वाइल्स वाला जो फ्लोर होता है वहाँ पे चलते हैं तो फिसल जाते हैं, अच्छे से हम चल नहीं पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है वहाँ। लेकिन हम रफ सरफेस पे जब चलते हैं जैसे कि रोड पे, तो क्या होता है कि हम अच्छे से चल लेते हैं। क्यों, क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसे समझते हैं। देखो, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है। ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस के एक एंड पे क्या होता है, टांगने के लिए बना होता है जगह, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से आपको क्या करना है, एक धागे के थ्रू एक ईंट को बांध लेना है ऐसे, ठीक है। ईंट के चारों साइड से धागे के थ्रू इसे लटका देना है स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको ये सरफेस पे रख कर ये करना है। फिर आपको मेज़र करना है कि कितना फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ईंट और वहाँ का जो सरफेस है दोनों के बीच, ईंट और वहाँ का जो सरफेस है दोनों के बीच कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो जैसे ही आप स्प्रिंग बैलेंस को खींचोगे तो क्या होगा, ईंट जो है उस इसके साथ रब होगा और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स कितना वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पे मेज़र हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आपको फिर नोट कर लेना है कि कितना फ्रिक्शन का फोर्स लगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सरफेस और ईंट के बीच कितना फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। जब आप स्प्रिंग बैलेंस को खींचोगे तो पता चल जाएगा और यहाँ पे मेजर दे देगा आपको उस मशीन में, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, इसका ऐसा दिखता है। देखो ये जो दिख रहा है स्प्रिंग बैलेंस का, ये जूम करके बड़ा पिक्चर है इसका, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का ही देखो बड़ा पिक्चर है। यहाँ पे रीडिंग दे देगा आपको, इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। फ्रिक्शन फोर्स जितना लग रहा होगा यहाँ पे आपको बता देगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, सेकेंड टाइम में फिर से क्या करना है कि इसी ईंट में, ये जो ईंट है ना, इसमें पहले क्या करना है, एक प्लास्टिक को रैप कर देना है, ठीक है। प्लास्टिक से इसे पूरा रैप कर देना है। फिर इसे पुल करना है, स्प्रिंग बैलेंस से लटका करके धागे के थ्रू क्या करना है, फिर पुल करना है, मतलब खींचना है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, किसका रैप हो गया, प्लास्टिक का रैप हो गया। तो अब दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे फिर मेज़र करना है आपको कि कहाँ तक रीडिंग आ रहा है इस स्केल में, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस का जो स्केल है यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स का। तो आप देखोगे कि जब आप बिना प्लास्टिक का, जब आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि स्प्रिंग में कितना आ रहा है मेजर फ्रिक्शन फोर्स का, तब तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तब वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। क्यों था, सरफेस जो था वो रफ था और जैसे ही हम प्लास्टिक रैप कर देते हैं तो सरफेस जो स्मूथ हो जाता है। तो मैंने बताया स्लीपी या फिर स्मूथ वाले सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। तो यहाँ पे मेजर जो आएगा आपका स्प्रिंग बैलेंस में, प्लास्टिक रैप करने के बाद खींचने पे ईंट को, वो कम आएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा। इस एक्टिविटी से हम यही समझे जो मैंने पीछे ही बताया आपको कि जब सरफेस रफ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, जब सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होता है। देखो स्प्रिंग बैलेंस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट, पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस, क्या है, एक डिवाइस है यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना हो रहा है वो उसे मेजर करता है स्प्रिंग बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसमें क्या होता है, एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, कुछ ऐसा स्प्रिंग होता है जब इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टांगते हैं, इससे टाई करते हैं तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटेड मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। और जो स्ट्रेट होता है और इसे मूव करना शुरू करते हैं, जैसे ही खींचना शुरू करते हैं तो ये स्ट्रेट होते जाता है और जितना भी इसका मेजरिंग होता है वो स्केल में हमें दिख जाता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और जो रीडिंग आता है स्केल पे वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड होता है कि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब मैंने पीछे क्लास में बताया था ना आपको, मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना स्ट्रेंथ है फोर्स का, कितना ताकत है किसी चीज़ का, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, चलो उसे देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वुडन बोर्ड लेना है, ठीक है, लकड़ी का बोर्ड, और उसे ऐसे टेबल पे रख लेना है। यहाँ पे पीछे सपोर्ट के लिए आपको कुछ बुक या फिर कुछ ईंट वगैरह कुछ रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने बुक रखा है, आपको ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है, मतलब वो तिरछा हो, ऐसे हो, तिरछा दिख रहा है ना डायग्राम में, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कोई सा पेन या फिर सेल, जो बैटरी होता है ना, रिमोट बैटरी वगैरह, उसे यहाँ से ऐसे करके गुड़काना है, ठीक है, मतलब स्लाइड करवाना है, ठीक है। स्लाइड करवाना है तो देखना है, और जहाँ से आप स्लाइड करा रहे हो उसे मार्क कर लेना, ए मार्क, जैसे इसने किया है ए मार्क वैसे ही आप मार्क कर लेना।
तो जब यहाँ से आप लुढ़काओगे किसी चीज़ को, ठीक है, स्लाइड करवाओगे, तो वो मान लो पेन या फिर कोई सा बैटरी सेल जिसे कहते हैं, वो लुढ़क कर कितना दूर तक जाएगा देखना है आपको, ठीक है। देखो जैसे कि इसका बैटरी आया यहाँ तक। फिर सेकेंड सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है, बस यहाँ पे वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये वुडन बोर्ड जो था इसके और ये टेबल के बीच में आपको कपड़ा रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेकेंड एक्टिविटी दिख रहा है, देखो यहाँ पे फिर से हमने वही किया, बस क्या किया है, बस सरफेस पे, टेबल के सरफेस पे एक क्लॉथ रख लिया गया है, एक कपड़ा रख लिया गया है। और अब यहाँ से क्या किया जा रहा है कि फिर से सेल को इसने लुढ़काया, स्लाइड करवाया। तो पिछले बार जो सेल था वो यहाँ तक आया था, लेकिन इस बार यहीं तक आके स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या समझे, इससे हमें यही समझ में आया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे हमने फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या देखा था कि जो सेल था वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया था, देखो यहाँ तक आ गया लुढ़क करके, है ना, स्लाइड करके ज़्यादा दूर तक गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ कम अप्लाई हो रहा था। तो हम पढ़े हैं अभी कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, हमारा जो मूवमेंट होता है, जिधर हम जा रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम था, फ्रिक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये ज़्यादा दूर तक जा पाया। लेकिन सेकेंड वाले में क्योंकि यहाँ का सरफेस जो है वो थोड़ा रफ था, क्यों, बीच में कपड़ा रखने की वजह से ये सरफेस जो है रफ हो गया। रफ होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई हो रहा था और वो मोशन को रोकने का काम करता है, तो इसे रोक देता है पहले ही। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है तो बैटरी ज़्यादा दूर तक सेल नहीं जा पाया यहाँ तक, वो यहीं रुक गया बीच में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, है ना। दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर दोनों का इरेगुलर है, मतलब दोनों अगर रफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ज़्यादा लगता है वहाँ पे। मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और दूसरा ये सरफेस है जो कि इसमें एकदम फिट बैठ रहा है, दोनों रफ है, तो ये इंटरलॉक कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे उंगली है दोनों, ठीक है, ऐसे मैंने लगाया तो दोनों इंटरलॉक हो गए, एक दूसरे में लॉक हो गए पूरे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो यही काम करता है, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, दोनों इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इंटरलॉक होने की वजह से जब हम चलते हैं तो हमारे साथ भी यही होता है, हमारे पैर जब ज़मीन में पड़ते हैं, यानी कि पैर क्या पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, चप्पल में भी क्या कैसा होता है, ग्रूव्स बने होते हैं ना हमारे चप्पल्स में, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं। तो ये ग्रूव्स क्यों बने होते हैं, ताकि फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसे थोड़ा बढ़ाया जाए। फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो हमें चलने में आसानी होती है, और अगर ये ग्रूव्स नहीं होते, पूरा प्लेन होता हमारा चप्पल, तो फिर हम फिसल जाते हैं, है ना, चल ही नहीं पाते अच्छे से। तो इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। वैसे सरफेसेस जो दिखते तो बहुत स्मूथ है, बहुत प्लेन है, बहुत स्लिपी हैं, बट उनमें भी क्या होता है कि बहुत ही माइन्यूट, मतलब बहुत ही छोटे छोटे इरेगुलरिटीज उनमें भी होते हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देते बट होते ज़रूर हैं, ठीक है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। और दोनों सरफेस जो है आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक होते हैं। मान लो कि ये एक सरफेस है और उसके ऊपर कोई सा दूसरा सरफेस है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, पूरी तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। और इस इंटरलॉक सिस्टम को हमें जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके द्वारा तोड़ना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं फ्रिक्शन को ओवरकम करके। ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसके ऊपर एक बुक रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो सरफेस है ये दैट इज़ ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस यहाँ पे दिखाया गया है आपको बड़ा करके। तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है, सरफेस ऑफ बुक, और नीचे वाला क्या है, सरफेस ऑफ टेबल। दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, दोनों के बीच इरेगुलरिटीज़ है, अनइवन मैनर में है दोनों, ठीक है। इवन तो नहीं है एकदम, ऐसे ऐसे प्लेन तो नहीं है, दोनों ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ही है ना। तो ये क्या है, सरफेस इरेगुलरिटीज़ दिखा रहा है, दोनों आपस में इंटरलॉक हो गए हैं। ओके, अब हमें इस बुक को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तभी बुक आगे मूव कर पाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स ज़्यादा लगेगा। We see that friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surface, है ना। फ्रिक्शन कैसे होता है, इंटरलॉक होता है जब इरेगुलरिटीज दो सरफेस का आपस में इंटरलॉक हो जाता है, वहाँ पे फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन आता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर। बोल रहा है जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, अगर वो दोनों बहुत ज़्यादा ताकत से एक दूसरे से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहा है एक पे दूसरा ऑब्जेक्ट, है ना, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। मान लो कि ये मेरा हाथ है और ये यहाँ पे मैंने पेंसिल बैग रखा,
तो ये पेंसिल बैग अगर बहुत ज़्यादा भारी हुआ तो क्या हुआ, ये प्रेस करेगा ज़्यादा ना नीचे वाले सरफेस को, मतलब इसे बहुत ज़्यादा, इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो नीचे वाले सरफेस को दबा देगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और अब अगर इसे हमें धक्का दे करके आगे बढ़ाना है, ऐसे करके आगे बढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, इतना फोर्स कि दोनों के बीच का जो इंटरलॉक हुआ है, दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आया, वो इंटरलॉक सिस्टम टूट जाए। इंटरलॉकिंग सिस्टम टूटेगा तभी ये आगे फिर बढ़ पाएगा, और नहीं मैंने उतना फोर्स अप्लाई कर पाया तो फिर ये यहीं रह जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी बड़े से भारी से ट्रंक, मान लो ये ट्रंक है, बड़ा सा एक भारी सा ट्रंक है, ठीक है, इसे मुझे अब आगे धक्का देना है, क्या मैं अकेले से धक्का दे पाऊँगी? नहीं, ये सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, और बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से क्या है, दोनों प्रेस, ये सरफेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स से दबा हुआ है उस पर, ठीक है, तो मैं इसे धक्का नहीं दे पाऊँगी, मैं इन दोनों के बीच का जो इंटरलॉक सिस्टम है इसे तोड़ ही नहीं पाऊँगी। अगर मैं 3-4 आदमी आ गए हैं, सब मिल करके फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि ये इंटरलॉक सिस्टम को तोड़ दे, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितना लग रहा है उससे ज़्यादा हम बाहर से फोर्स लगा दें, तो फिर हम इस बॉक्स को आगे मूव करवा पाएंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक मैट, ठीक है, चटाई, ठीक है, यहाँ पे एक मैट रखा हुआ है और इसे मुझे खिसका करे कहीं और ले जाना है, तो अब अगर कोई बैठा नहीं है इस पर तो मैं आसानी से ले जा सकती हूँ इसे यहाँ से यहाँ, लेकिन मान लो यहाँ पे कोई आदमी इस पर बैठ गया, आदमी बैठ जाएगा, तो अब मैं इसे क्या खींच पाऊँगी, इसे पुल कर पाऊँगी? नहीं, वो मेरे लिए हार्ड होगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेस पड़ रहा है सरफेस के ऊपर, क्योंकि आदमी बैठ गया, इसका वेट ज़्यादा हो गया, तो अब इसे खींचना पुल करना डिफ़िकल्ट होगा। इंटरलॉक सिस्टम जो है सरफेस और इस मैट के बीच वो बढ़ जाएगा, वो बहुत ही मजबूती से हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा तभी ये आगे खिसकेगा। ओके, देखो यहाँ पे यही जो मैंने अभी ट्रंक वाला एग्जांपल दिया ना, यहाँ एक भारी सा बॉक्स रखा हुआ है और इसे ये बच्चा जो है धक्का देना चाह रहा है, तो क्या ये धक्का दे पाएगा? दिख तो रहा है बहुत भारी बॉक्स, तो नहीं धक्का दे पाएगा। हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया या फिर इसका दोस्त भी आ गया इसका हेल्प करने के लिए, और ये सरफेस और बॉक्स के बीच का जो इंटरलॉक सिस्टम है वो टूट जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इधर से लग रहा है उससे ज़्यादा इसका फोर्स हो जाएगा, तब ये मूव करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा मूव। ओके, अब आपको याद करना है वैसा टाइम जब आप किसी हैवी बॉक्स को या फिर ट्रंक को या फिर कोई सा बड़ा टेबल को घसकाने का कोशिश करो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और आप उसे घसका नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपने भी किया होगा घर में, कभी काम वाम करते हो, दिवाली में जब साफ़ सफाई करना होता है, या फिर ऐसे भी कभी एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना, सब लोग करते हैं कभी ना कभी। इफ़ यू हैव नो सच, अगर आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो अभी आप कोशिश करो, जाओ अगर आपके घर में जहाँ पर भी कुछ बड़ा सा ट्रंक है तो उसे घसकाने का कोशिश करो, पुश करने का कोशिश करो, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। बोल रहे हैं आपको व्हाट इज़ ईजियर टू मूव, क्या ईजी होता है? अगर एक बॉक्स पहले से मूव कर रहा है और उसे मूव करवाना, पहले से मोशन में है कोई सा बॉक्स, ठीक है, मोशन है मतलब मूव कर रहा है, उसे आगे मूव करना है तो ज़्यादा ईजी होगा। आगे मूव हो ही रहा है तो हम थोड़ा सा और इसमें फोर्स लगाएंगे तो आगे मूव हो जाएगा। लेकिन जो बॉक्स रेस्ट में है, ठीक है, भारी भी और रेस्ट में है, उसे अब मूव करवाना है, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा एज़ कम्पेयर टू मूविंग बॉक्स, ठीक है। मूव करता हुआ बॉक्स को आगे घसकाना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट वाले बॉक्स को, जो पहले से रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसे मूव करने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा फोर्स लगता है, होता है ना ऐसा, या सब पॉस होता है। देखो, the force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is a measure of static friction, ठीक है। static friction ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। static friction क्या होता है? अगर कोई सा बॉडी, कोई सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आपको उसको आगे मूव करवाना है, रेस्ट से मूविंग फेज में लाना है, मतलब मूव करवाना है, आगे बढ़ाना है, तो उस टाइम पे जो हम फोर्स लगाते हैं किसको ओवरकम करने के लिए? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा होता है, तो उसको ओवरकम करके हम जो फोर्स लगाते हैं ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को, दैट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन जिसे हम कम करवाने के लिए, मतलब रेस्ट से अगर मूविंग फेज में लाना है तो कौन सा फ्रिक्शन कहलाता है? वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरे साइड अगर बात करें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज़ अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब कोई चीज़ पहले से मूविंग फेज में मूव कर रहा है और उसे हम और जाके आगे तक मूव करवा रहे हैं धक्का दे करके, तो जो पहले से मूविंग फेज में और फिर उसे हमें धक्का दे के मूव करवा रहे हैं आगे की तरफ, वो कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, दोनों इंपॉर्टेंट है, मूविंग स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
मान लो कि कोई सा ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है और इसी स्पीड से आगे मूव करवाना है, तो हमें भी कुछ फोर्स इस पर अप्लाई करना होगा, तो ये ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड करवाना ज़्यादा ईजी है। कोई चीज़ स्लाइड कर रहा है उसे और स्लाइड करवाते जाना है, लेकिन कोई चीज़ रेस्ट में रुका हुआ है उसे मूव कराना, पहले उसे मूविंग के लिए स्टार्ट करना, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। देखो क्या होता है कि व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जैसे कि मैंने ये बॉक्स है, ठीक है, ये पहले से मूव कर रहा था। ठीक है, ये मान लो कि इसमें व्हील लगे हुए हैं और ये मूव कर रहा है। जैसे कि हम ट्रॉली बैग वगैरह एयरपोर्ट पे कहीं पर भी जाते हैं तो उसे लुढ़का करके ले जाते हैं ना, व्हील्स लगे होते हैं तो ले जाते हैं खींच करके, तो ऑलरेडी वो मोशन में है तो उसे खींचना ईजी होता है, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो। लेकिन मान लो कि एक बॉक्स है जो कि सरफेस से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में मतलब वो इंटरलॉक हो चुका है अच्छे से सरफेस में, और वो वेट वाला भी है, भारी भी है वो ऑब्जेक्ट। अब इसे हमें मूव करके आगे ले जाना है तो इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। क्यों? ताकि जो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है उसे ओवरकम कर सके हम, इतना कम से कम हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, और ये इंटरलॉक सिस्टम भी टूट जाए तभी तो ये आगे मूव करेगा। लेकिन जो पहले से मूविंग फेज में मूव कर रहा है उसे वो तो इंटरलॉक हो ही नहीं पाता है सरफेस से, क्योंकि वो तो मूव कर रहा है ऑलरेडी, वो ईजी होता है। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, रेस्ट वाला जो फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है मूविंग वाले फ्रिक्शन से। ओके, रेस्ट वाला फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मूविंग वाले फ्रिक्शन से, याद रखना। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्रिक्शन अननेसेसरी विल। ओके, मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी भी है लेकिन वो हानिकारक भी होता है किसी किसी केस में। तो कैसे होता है, चलो जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी पीते हो या फिर चाय, ठीक है, तो आपने मिट्टी का ग्लास देखा होगा और कांच का ग्लास देखा होगा। ठीक है, शीशे का ग्लास और मिट्टी का ग्लास, दोनों को मान लो कि शीशे के ग्लास में और ऊपर से तेल लग गया, उसका सरफेस तो ऑलरेडी एकदम चिकना होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, स्लीपी होता है, उस पर अगर तेल लग गया उसके सरफेस से बाहर से, तो क्या उसे पकड़ना ईजी होगा? मिट्टी का ग्लास तो फिर भी हम पकड़ लेंगे क्योंकि उसका सरफेस रफ़ होता है, रफ़ होता है मतलब हमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा होता है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, अगर शीशे के ग्लास को हम कभी भी पकड़ पाते अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो, शीशे या क्या किसी भी ग्लास को हम नहीं पकड़ पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक है, हाथ से छूट जाता, रहता ही नहीं, हाथ में स्लिप कर जाता। दूसरा देखते हैं कि अगर हमें चलना है तो आपको मार्बल के फ्लोर पे अगर पानी गिरा हुआ है, वो गीला है, वेट है, और या फिर मडी यानी कीचड़ वाली जगह में हम चल पाते हैं क्या आसानी से? आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मार्बल वाले फर्श पे अगर और पानी गिरा हुआ है वहाँ पे आपको चलना है तो क्या चल पाते हैं? बहुत आराम से धीरे धीरे एकदम पैर रख के चलना होता है कि हम कहीं गिर ना जाए फिसल के। सेम कीचड़ में भी यही होता है, एकदम धीरे धीरे चलना होता है कि गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो पैर है, पैर का सरफेस यानी जूता चप्पल जो भी पहनते हैं उसका सरफेस और तो फ्लोर का सरफेस है, दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, दोनों इंटरलॉक नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं हो पाता है, तो हम फिसलने लगते हैं वैसे जगह पे। तो मान लो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो क्या हम चलने का इमेजिन भी कर सकते हैं? नहीं, हम चल ही नहीं पाते अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता। तो फ्रिक्शन सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। यू कुड नॉट राइट, हम लिख भी नहीं पाते, जो हम पेन और पेंसिल से लिख पाते हैं ना इतने अच्छे से नोटबुक में, कॉपी में, वो भी नहीं लिख पाते अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता तो। ठीक है, और याद करो अपने टीचर को, चौक से लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं वो क्लास में, तो वो भी नहीं लिख पाते ब्लैक बोर्ड में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो। क्या होता है जब लिखते हैं ब्लैक बोर्ड से, मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे जब वो कुछ भी लिखते हैं ऐसे, तो क्या होता है चौक की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, दोनों के बीच जो रगड़ होता है उसकी वजह से जो ब्लैक बोर्ड होता है सब कुछ सरफेस थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है वहाँ से हट करके, और वहाँ पे क्या आ जाता है, चौक से लिखा हुआ सारा चीज़ उसके जगह पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको सारा कुछ दिखता है लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड में। तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड में लिख पाते हैं, चल पाते हैं। तो इतना सारा यूज है फ्रिक्शन का। ठीक है, जो काटी ठोकते हैं ना, कील ठोकते हैं हम दीवार पे, देखो डायग्राम में दिख रहा है ये काटी ठोका जा रहा है, ये भी क्यों हो पाता है? ये भी फ्रिक्शन के कारण ही हो पाता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता ना अपोजिट डायरेक्शन से, मान लो कि यहाँ पे एक गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, गाड़ी चलना स्टार्ट हुआ तो ये आगे बढ़ता तो बढ़ते ही रह जाता, रुकता ही नहीं कभी, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता इस पर तो। ठीक है, या फिर गाड़ी को चलाना शुरू करना है, रेस्ट से इसे मोशन में लाना है, तब भी क्या चाहिए होता है हमें? फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होता है।
स्टार्ट करने के लिए भी गाड़ी का जो डायरेक्शन चेंज होता है ना, कभी आगे कभी पीछे कभी राइट लेफ्ट, ये भी नहीं हो पाता अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। मान लो कि ये गाड़ी है, इसका 2 टायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारा रोड है। तो दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होता, दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर इधर से हमारा गाड़ी के द्वारा लगाया गया फोर्स होता है, अपोजिट में कौन सा फोर्स काम करता है हमेशा, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स अगर अपोजिट में काम नहीं करता तो क्या होता है, ये कभी स्टॉप ही नहीं हो पाता। एक बार स्टार्ट हो जाता तो आगे बढ़ते ही रहता गाड़ी, ठीक है। कुड नॉट बी स्टार्टेड, और ना तो शुरू हो पाता ना ही रुक पाता। अगर शुरू हो गया और चलने लगा, फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया तो क्या रुक पाता, नहीं रुक पाता, गाड़ी चलते ही रहता। और ना डायरेक्शन चेंज कर पाता। मैंने बताया आपको, जो बिल्डिंग बनता है ना, हमारा घर बनता है, बिल्डिंग बनते हैं, बड़े बड़े स्कूल वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, वो भी नहीं बन पाते अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता तो, ठीक है। और जब हम चलते हैं तो हमारे जूते ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो जाते हैं। 2 महीना में 4 महीना में हमारे जूते का जो ग्रूव्स होता है, ऐसे ऐसे बना होता है जो, ठीक है, वो क्यों दिया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 1-2 महीना 3 महीना के बाद पूरा प्लेन हो जाता है, वो घिस घिस करके पूरा खत्म हो जाता है, प्लेन हो जाता है। और जब प्लेन होता है तो उस जूते को पहन करके हम अच्छे से चल पाते हैं, नहीं, जहाँ भी जाएंगे स्लिप ही करता है। और ख़ास करके हम वेट गीले जगह में चले गए तो फिर फिसल करके गिर भी सकते हैं। सोल ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या हो गया, ये पूरा प्लेन हो गया घिस करके। ओके, ये तो था फ़ायदे, ठीक है, या के यूज़ है फ्रिक्शन के। कुछ उसके हानि भी है। क्या हानि है, देखो, इट वियर्स आउट मटेरियल्स, ठीक है, क्या करता है ये, वियर्स आउट मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू। जहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उस मटेरियल को ख़राब भी कर देता है, घिस जाता है, जैसे जूता हमारा बॉल बियरिंग, ठीक है, वो भी ख़राब हो जाता है। सोल ऑफ शूज़, हमारे सोल के सोल्स भी घिस करके ख़त्म हो जाते हैं, प्लेन हो जाता है बिल्कुल। टायर जो है वो भी घिस जाते हैं कुछ टाइम के बाद, व्हीकल के टायर, गाड़ियों के टायर। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। आपने भी देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन में जो सीढ़ी होते हैं वहाँ पे, वो भी घिसे हुए दिखते हैं, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चला जाता है, लोग चलते हैं तो सीढ़ी भी घिस जाता है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन के कारण हीट भी प्रोड्यूस होता है, हमें पता है कैसे। जब हमें ठंड के दिन में ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथ को आपस में ऐसे करके रगड़ते हैं ना, रब करते हैं, क्यों, ताकि फ्रिक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा हाथ गर्म हो जाता है, फिर ऐसे हम अपने चेहरे में लगाते हैं ताकि हमें थोड़ा गर्मी फील होता है ना ऐसा। फिर हम माचिस जलाते हैं, माचिस जलाने के लिए क्या करते हैं, मैच स्टिक में जो उसका तिल्ली होता है उसे रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, जो दिखता भी है हमें, ठीक है, कैच कर लेता है फायर तुरंत। यू माइट हैव ऑब्जर्व द जार ऑफ मिक्सर, जब हम मिक्सर का जार भी देखा होगा सबने घर में, जब मिक्सी चलता है तो कुछ टाइम के बाद जैसे ही बंद होता है तो वो पूरा गर्म हो जाता है। तो मशीन्स, जो जितने भी हैवी मशीन्स हैं, वो क्या होते हैं, जब उन्हें चलाया जाता है तो दोनों आपस में रगड़ होने की वजह से, आपस में रगड़ाने की वजह से, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने लगता है, वो गर्म हो जाते हैं। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ना मशीन ख़राब भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा हुआ तो। इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, उन्हें ग्रीस किया जाता है, ग्रीस डाला जाता है ताकि वहाँ का फ्रिक्शन थोड़ा कम किया जा सके। ग्रीस क्यों डाला जाता है, ग्रीस का काम होता है थोड़ा फ्रिक्शन को कम करना, सरफेस को थोड़ा स्मूथ बना देना। स्मूथ बनने से क्या होता है, हीट कम प्रोड्यूस होता है और जो मशीन है वो जल्दी, उसके पार्ट्स ख़राब नहीं होते हैं। ओके, देखो मशीन का एग्जांपल मैंने भी दिया था, यहाँ पे भी दिया है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड, जब एक मशीन को ऑपरेट किया जाता है, हीट जनरेटेड काउज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। मशीन के चलने से जो हीट जनरेट होता है वो एनर्जी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन फॉलोइंग सेक्शन। तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, मशीन्स के कारण, जो फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है, इसके कारण मशीन भी ख़राब होने लगते हैं, एनर्जी भी वेस्ट होता है। तो इसे कैसे मिनिमाइज़ किया जाए फ्रिक्शन को, मैंने बताया था ग्रीस वाला, आगे पढ़ना है, मैं पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो अभी तक हमने आज जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वैसा फ्रिक्शन, वैसा फोर्स जो हमेशा हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। 2 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, ये भी देखा था, कौन कौन से, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है उससे फ्रिक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवाना होता है, रेस्ट के पोजीशन से मूव करवाना होता है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन वाले फेज में रहता है और उसे आगे और मूव करवाना होता है उसी स्पीड में, तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस देखा, उसका यूज़ क्या होता है, क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ हम क्यों करते हैं, मेज़र करने के लिए फोर्स को। ओके, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं, अच्छे से किसी भी चीज़ को पकड़ पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा और घटा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।